हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे इस वीडियो में, अगले 2-3 वीडियोज में। उसके बाद हम गॉस लॉ की तरफ मूव करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। अब तक जो भी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं उसको काफ़ी ईजी तरीके से हम गॉस लॉ से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को गॉस लॉ से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, उसकी वजह से मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स शेप्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, वो फाइंड कर पाएंगे काफ़ी इजी तरीके से। तो काफ़ी फोकस होकर पढ़ना फ्लक्स को। इससे ये बेसिक है, बेसिक कवर होने के बाद गॉस लॉ में तुम्हें इसका एप्लीकेशन, इसकी नीड होगी, तो अच्छी तरीके से पढ़ना। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फ्लक्स किसको बोलते हैं। तो जब किसी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं, किसी सरफेस के थ्रू गुजरती हैं, तो उस सरफेस को कहा जाता है कि उस सरफेस के पास फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक ऐसा टर्म है जो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा किसी सरफेस से, उस सरफेस में उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये 3 सरफेस गिवन है मान लो, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इस तरह से कुछ और इस तरह से कुछ, अब तुमसे पूछे ये इसको ए, इसको बी और इसको सी मैं सरफेस नाम देता हूँ। अब तुमसे पूछे कि फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स ऑफ बी और फ्लक्स ऑफ सी क्या रिलेशन होगा, इस चीज़ को तुम धीरे धीरे समझ जाओगे आखिर ये क्या है। डेंसिटी की टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी टाइप ही बोलेंगे। लेकिन इसका काफ़ी यूज आने वाला है, क्योंकि एक टर्म निकलेगा और उसका काफ़ी यूज आएगा। अभी आगे बात करेंगे, तब तक के लिए समझो कि अगर तुमसे ये दे तुमसे कोई पूछे कि किस सरफेस का ज़्यादा है तो तुम क्या बोलोगे। मैंने जैसे बोला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो ऑफकोर्स इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही। तो इस तरह से मैक्सिमम किसका होगा, इसका होगा मैक्सिमम, और मिनिमम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्लक्स। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करे, इससे ज़्यादा पास करे। अभी के लिए इतना समझो। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड, उसके सरफेस के इनसाइड जा रहा है, पासिंग थ्रू द सरफेस जब इनसाइड जा रहा है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है सरफेस के, उस पॉइंट पे जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। और जिस पॉइंट से बाहर निकल रहा है उस पॉइंट पे, इसको ए मैं ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, फाई ए को लेस देन 0 बोलेंगे तो फाई बी ग्रेटर देन 0 होगा। इस बात को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो। इसको लाइन पॉइंट में लिख लो कि दी पॉइंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन enters the surface, at that point electric flux will be 0, and the point at which electric field line come out through the surface, at that point electric flux will greater than 0, is greater than 0 always। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी फ्लक्स के ऊपर। अब चलते हैं इसको आगे, इसमें आगे बात करते हैं। एक इक्वेशन आता है उसकी, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो फ्लक्स से रिलेटेड है उसको समझ लेते हैं। पहला लाइन मैं बता चुका, उसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है, तो इसको नोट्स में लिख लो सारे पॉइंट्स को, पॉज करके वीडियो। बाकी सारा पॉइंट मैं अभी समझाता हूँ कि आखिर क्या बोल रहे हैं, तो वीडियो पॉज करो और उसके बाद फिर ये सारे पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको। तो तुमने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लक्स जो है स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट, कोई सरफेस है मान लो, सरफेस के किसी स्मॉल एरिया के एलिमेंट में फ्लक्स अगर पूछा जाए किसी, तो डी फाई को ई डॉट डी एस बोलते हो। डी एस क्या है, एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए। एरिया वेक्टर तुम्हारे लिए जरूर नया टर्म है लेकिन काफ़ी ईजी है। देखो एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के लिए उस वेक्टर को बोलते हैं जो इस सरफेस के नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में हो। मतलब ये प्लेन सरफेस है तो इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा ds। अब कर्व सरफेस हो, कोई तुमसे कर्व सरफेस पूछ लिया, इस पॉइंट पे पूछ लिया, तो इस पॉइंट में नॉर्मल किधर होगा, इससे आउटवर्ड। इस पॉइंट पे कोई पूछ लिया, इससे नॉर्मल किधर होगा, इससे आउटवर्ड। तो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड के डायरेक्शन में ds का डायरेक्शन होता है। ये एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर होगा तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। बाकी एरिया तुम्हें निकालना आता है, इंटीग्रेशन से निकलता है कॉम्प्लेक्स शेप का, और सिंपल शेप्स का तो तुम्हें फॉर्मूला आता है बेसिक मैथ्स का, तो वहां से ये फ्लक्स निकल जाएगा। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा ना, उसी मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई डॉट डी एस को हम डी फाई बोलते हैं। बाकी अभी जो मैंने समझाया वही है। एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया के लिए डी एस गिवन है।
अब पूरे सरफेस के लिए अगर निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तुमने कई बार इस तरह की चीज़ों को देखा है, तुम्हारे लिए अब ये नई चीज़ें नहीं रही, क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी बार यूज हो चुका है। इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं? सम के लिए यूज करते हैं, छोटे एलिमेंट के लिए निकाल लिए, बड़े सारे बॉडी के लिए पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन के अलावा क्या बचा। और एक बात ये समझ लो कि क्लोज सरफेस के लिए होता है ये हमेशा। फ्लक्स की बात क्लोज सरफेस के लिए होती है, और ये डीएस भी क्लोज सरफेस के लिए ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो क्लोज सरफेस के लिए होगा, तो इस इंटीग्रल को, इस साइन को क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोज बॉडी के लिए होता है। पूरे क्लोज बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे तभी तो पूरे बॉडी का निकल पाएगा। तो यहाँ से ये टोटल फ्लक्स आता है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। तुमको ये वेक्टर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करना आता है अब, तो वहाँ से फिर फ्लक्स निकालना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और गॉस लॉ फिर देखेंगे तो बहुत बार यूज होगा, तो तुम प्रैक्टिस में आ जाने के बाद इस टर्म से काफ़ी हैबिचुएट हो जाओगे। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है कि फ्लक्स किसको बोलते हैं, और जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान रखना है। तो एक बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके बाद तुम समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए और बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा फिर हमसे क्या पूछ रहा है? फ्लक्स पूछ रहा है किसके थ्रू? एक सरफेस के, एक स्क्वायर के थ्रू जिसका साइड एल और किसके पैरेलल गिवन है? वाई जेड प्लेन के। तो यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे एरिया वेक्टर का, इसीलिए तो ये गिवन है ना। तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट प्लेन। तो वाई जेड प्लेन है, यानी कि इसके नॉर्मल किधर होगा? ये वाई जेड प्लेन वाई जेड में है, तो नॉर्मल किधर होगा? इसके एक्स एक्सिस की तरफ। तो नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? आई कैप में। और एरिया तुम्हें पता है स्क्वायर का कितना होता है? एल स्क्वायर आई कैप। तो डीएस कितना हो गया? एल स्क्वायर आई कैप। बाकी ई डॉट डी एस निकाल नहीं लोगे? चलो कर देता हूँ कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए कर देता हूँ, बाकी छोड़ देता मैं कैलकुलेशन। तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बिना कैलकुलेशन इतना करके छोड़ दोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, पूरा लास्ट तक आंसर लाना होता है। फिर डॉट करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। समझ में आ रहा है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इसीलिए बेसिक लगा क्योंकि ये नया टर्म है तुम्हारे लिए, तो इसको समझना जरूरी है। तो ये काफ़ी इजी तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को तुम कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स शेप्स में नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके आऊँगा, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, उसमें समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स शेप्स में कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हालांकि इस तरह के एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर पहले करा चुका हूं, लेकिन तुम बताओ इसमें कि पॉइंट ए पे जो फ्लक्स होगा वो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और पॉइंट बी पे कितना होगा। तो सिंपल सा है, पॉइंट ए पे इंटर कर रहा है और लाइन में लिखवाया था कि जब जब जिस पॉइंट पे इंटर करता है वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो फाई ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा, और वहीं फाई बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जिट कर रहा है। अब इसी से एक नया चीज निकल के सामने आता है कि जब रीजन चार्ज फ्री होता है तो जितना लाइन इंटर करेगा उतना लाइन, यहाँ पे कुछ चार्ज है, चार्ज फ्री रीजन नहीं है, तभी इस तरह से डिविएशन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको देखने को मिल रहा है। जब चार्ज फ्री रीजन होगा तो जितना लाइन इससे इंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है चार्ज फ्री रीजन में, तो वो लगभग यूनिफॉर्म की तरह मान के चलो। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से इंटर करेगा उतना ही सरफेस से बाहर निकल जाएगा। चार्ज फ्री रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से जितना इंटर होगा, यहाँ पे यही लिखा हूँ, नंबर ऑफ लाइन्स इंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स कमिंग आउट। तो टोटल फ्लक्स जो है अगर φ1 φ2 में मान लो दो सरफेस से φ1 φ2 नेट 0, अगर ये चार्ज फ्री रीजन में रखा रहता है, इसका इस सरफेस से फ्लक्स जो है वो φ1 ले लूँ और इसकी वजह से जो φ2 ले लूँ, φ1 और φ2, तो दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। यही लिखा हुआ है सेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इससे मैं प्रॉब्लम अभी कराऊंगा इस पे बेस्ड, तो तुमको समझ में आएगा इस लाइन की वैल्यू क्या है। ठीक है, इस लाइन को दिमाग में रखना है कि चार्ज फ्री रीजन में अगर कोई भी बॉडी हो तो जितना लाइन्स उससे जा रहा है, जिस सरफेस है, जैसे दो सरफेस है, तो तुम इस सरफेस से फ्लक्स मान लो φ1, इस सरफेस से मान लो φ2, दोनों को सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। तो इसमें फायदा क्या होगा अभी थोड़ी देर में तुमको समझ में आएगा। बाकी अब तक ये पॉइंट ध्यान में रखो। देखो इस क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सरफेस से, ये जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स पूछ रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इसका सरफेस एरिया तुम कैसे निकालोगे? मुश्किल होगा निकालने में। हाँ, जब नहीं कर पाएंगे इस मेथड से तब निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा इंटीग्रेशन से। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक सॉल्यूशन दिख रहा होगा उस प्रॉपर्टी से जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि चार्ज फ्री रीजन में
जितना इससे लाइन इंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। और इस सरफेस का अगर फ्लक्स फाई है और इसका फाई भी है तो दोनों का सम 0 होगा। ये बात मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ से अगर इसका पूछ रहा है तो हम फाई भी निकाल के और नेगेटिव कर देंगे तो फाई ए नहीं निकल जाएगा। फाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई बी, तो फाई बी नहीं निकाल रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसका सरफेस एरिया निकालना आसान है तो यही नहीं निकाल लेते, यही निकाल लेते हैं। तो देखो इसका ई है तो ई डॉट डी एस करेंगे। अब डी एस निकाल लो, डी एस का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल इस सरफेस के। अब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नॉर्मल इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ई डॉट पाई आर स्क्वायर। डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा तुमको कितना दिख रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसके थ्रू कितना हो जाएगा, पाई ए के थ्रू माइनस ऑफ ए इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट नहीं हो गया उस वजह से। तो प्रॉपर्टीज काफ़ी काम की होती है कुछ प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में मैंने काफ़ी पॉइंट्स बता दिए, इसके ऊपर मेन पॉइंट्स जो होते हैं, जितने पॉइंट्स क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होते हैं सारा डिस्कस कर दिया मैंने। बाकी साथ में 2-3 प्रॉब्लम्स भी कराए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थे। हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम गॉस लॉ की तरफ, और इसके जो गॉस लॉ में इसका जो यूज है उसके बाद तुम हैबिचुएट हो जाओगे इस टर्म के थ्रू। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।